अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स और उसका दूसरा हिस्सा स्ट्रक्चर क्वेश्चन का जो लॉज ऑफ मोशन पर मबनी है उसे डिस्कस किया जाएगा। उसके सवालात ये रहे आपके पास सामने स्क्रीन पर। लॉज ऑफ मोशन में जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और उसका ए पार्ट जैसा कि आप देख सकते हैं वो है स्टेट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या बयान करें? स्टेट द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बयान करें। इसके लिए जो है मैं पहले ड्रॉ उठा लूँ। स्टेट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला कानून हरकत बयान करना है और गिव सम कॉमन एग्जांपल्स, और कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो है वो कह रहे हैं कि वो डिस्कस कीजिए आप इस हवाले से। क्या है देखिए ये आपके सामने। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये स्टेट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसकी एग्जांपल्स पर हम बात करेंगे। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं तो याद रहे कि हमारे जहन में जिस साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, जिसकी तस्वीर यहाँ लेफ्ट या राइट पर मौजूद होगी, यू कैन सी सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जो है जो 19वीं सदी की फिजिक्स है, 19th सेंचुरी की फिजिक्स, यूँ समझ लें कि उसके बेताज बादशाह कहलाते हैं। यही वजह है कि 19वीं सदी की फिजिक्स को न्यूटनियन फिजिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि उस ज़माने में न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन बयान किए और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बयान किया, कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट बयान की। इसके अलावा हीट के हवाले से और लॉ ऑफ कूलिंग के हवाले से भी न्यूटन ने काम किया। यानी न्यूटन आपको हीट में भी मिलते हैं, न्यूटन आपको ग्रेविटेशनल फोर्सेस में ग्रेविटेशन के हवाले से गुफ्तगू करते भी नज़र आते हैं। न्यूटन आपको लॉज ऑफ मोशन की सूरत में भी दिखाई देते हैं। देख के लिए इसका मतलब है, और न्यूटन जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज तक की फिजिक्स जिस मामले को सॉल्व नहीं कर पाई है, दैट इज़ द नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, रोशनी की दोहरी नोयत, जिस पे चार नज़रियात बड़े मशहूर हैं। तो ये कहते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें न्यूटन कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है। और दो नज़रियात ये कहते हैं कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है, जिसमें हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट और मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट है। तो ये एक ऐसा मामला है कि जिसको आज तक जो है मुकम्मल तौर पर सॉल्व नहीं किया जा सका। कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो कहते हैं कि लाइट वेव नेचर रखती है, कुछ कहते हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है। खैर हम उस तरफ नहीं जा रहे, वो हमारा मौजू नहीं। लेकिन याद रहे कि लाइट में भी न्यूटन ने नज़रिया दिया और न्यूटन का नज़रिया, उसका नाम है कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, जो बयान करता है कि जो पार्टिकल लाइट है, लाइट वेव्स हैं या रोशनी है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, जिसको उसने उस ज़माने में कार्पस्कल्स का नाम दिया था। इसी तनासुब से कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट बयान की गई। लेकिन यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ज़ाहिर है अपनी गुफ्तगू का दायरा हम इस स्ट्रक्चर क्वेश्चन तक ही रखेंगे, बात करेंगे तो फिर बढ़ती चली जाती है। तो न्यूटन का पहला कानून हरकत क्या बयान करता है? व्हाट इज़ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो इस बात को समझने के लिए आइए हेडिंग डालें मेरे साथ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और नोट्स तैयार करते हैं। यस, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपने देख लिया होगा कौन सा था वो। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, दैट इज द ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। याद रहे कि न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन बयान किए हैं, मोशन के हवाले से 3 लॉज दिए। उनमें पहला है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। देख लिए ये कानून क्या बयान करता है? ये कानून ये बयान करता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट और continues to move with uniform velocity along a straight line unless some external force, some unbalanced force acts upon the body। कानूनी बयान करता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, और कोई बॉडी मूव कर रही तो हमेशा मूव करती रहेगी। इसको जो है आप समझ सकते हैं, एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल्स है। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे यहाँ आपको या आप
यू कैन सी, ये आपके सामने जो है इसकी पिक्चर आ गई, देख सकते हैं। आ टेबल इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, जिस क्लासरूम में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, उस क्लास में आपको डेस्क दी जाती है, टेबल दी जाती है। वो जब भी आप जाते हैं हर सुबह वहाँ पर, ये शाम में जो भी आपकी स्कूल टाइमिंग है, तो आपको वहीं वो डेस्क या टेबल नज़र आती है। क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट ऑलवेज रिमेंस एट रेस्ट, कानून का पहला हिस्सा ही बयान करता है कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है, वो मूव नहीं करना चाहती है। डेट क्लियर। तो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं इसी तरीके से, कोई बुक है, अगर फर्ज कर लें कोई बॉल है, अगर वो बॉल जो है ग्राउंड पर पड़ी हुई है, तो जब तक कोई खिलाड़ी या कोई फोर्स बाहर से ना लगेगी, ना लगाई जाए, वो बॉल रेस्ट में रहेगी। इसी तरीके से यू कैन सी कि अगर एक कार है या बस स्टॉप पर बस खड़ी हुई है, तो हमेशा वो हालत सुकून में रहेगी जब तक कि बस का इंजन फोर्स लगाकर उसको मूव ना करे। इस रनवे पर आप देखते हैं एयरपोर्ट पर प्लेन खड़े हुए होते हैं, जब तक प्लेन के इंजन फोर्स ना लगाएं प्लेन मूव नहीं करता। यानी कोई बॉडी रेस्ट में है। अब बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक किताब है टेबल पे रखी हुई है तो हमेशा टेबल पे रहेगी जब तक कि फोर्स लगाकर उसको मूव ना किया जाए। इज दैट क्लियर। इसकी एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, वो कौन सी है, वो आप दूसरा जो हिस्सा है कानून का, दूसरा हिस्सा बयान करता है या कोई बॉडी मूव कर रही है तो हमेशा मूव करती रहेगी। कानून का पहला, कानून असल में दो पार्ट में होती है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि बॉडी एट रेस्ट ऑलवेज रिमेंस एट रेस्ट, और सेकंड पार्ट ये कहता है कि अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस इन मोशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हमेशा अपनी हरकत को जारी रखेगी जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स अमल ना करे। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आज हम जाहिर सी बात है स्पेस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपके सामने एक सेटेलाइट है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट, जो कि ऑर्बिट कर रही है अर्थ के अराउंड पर्टिकुलर वेलोसिटी से, जो है मुसलसल हालत हरकत में। दैट क्लियर। तो जब तक कोई बैरूनी आमिल, एक्सटर्नल फोर्स, जो भी सोर्स हो सकती है जिसको इस्तेमाल किया है साइंसदानों ने, उसको इस्तेमाल करके इसे रोके ना, इसे वापस ना लाएं, तो हमेशा हालत हरकत में रहेगी। इसकी एक मिसाल और याद आ रही है एस्ट्रॉइड्स के हवाले से। आपने किसी मूवी में देखा होगा कि मुसलसल जो है कुछ पत्थर दिखाए जाते हैं कि स्पेस में मूव कर रहे हैं हालत हरकत में, कुछ ब्लास्ट हुए होंगे किसी ज़माने में, उसके नतीजे में जो है फिर वो मोशन हुई होगी उनमें, पत्थरों में चट्टानें हैं बड़ी बड़ी जो कि मूव कर रही हैं। इज दैट क्लियर। और वो मुसलसल हालत हरकत में है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें रोकने वाली शायद कोई क़ुव्वत मौजूद नहीं है ऐसा जो उन्हें रोक सके। तो कानून का दूसरा, ये एक मिसाल और भी देख लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बॉल को ड्रिबल करें, लुढ़काएं फर्श पे, तो वो हालत हरकत में आ जाती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है, जब वो बॉडी हालत हरकत में आ गई, स्टेट ऑफ मोशन में आ गई, तो उसको कानून के मुताबिक हमेशा अपनी हरकत जारी रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो बॉल रुक जाती है, हालांकि उसमें कोई ब्रेक भी नहीं लगाया गया या किसी और ज़रिए से आपने उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की, पकड़ने की बॉल को कोशिश नहीं की, आपने जस्ट ड्रिबल करके छोड़ दिया, तो थोड़ी दूर फासला तय करने के बाद रुक गई। तो क्या कानून गलत है? नहीं, कानून गलत नहीं है। कानून ये बयान करता है कि बॉडी उस वक्त तक स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी जब तक कि कोई बैरूनी फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट उस पर अमल करके उसे रोक ना दे। या ये है कानून का दूसरा पार्ट। तो अब इस केस में कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो कि बॉल को रोकने की कोशिश करती हैं, इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स है। जाहिर है बॉल जो जिस सतह पे मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स सतहों के दरमियान अमल करती है, जो ऑलवेज अपोजिट द मोशन, रिलेटिव मोशन, जो बॉडीज़ की रिलेटिव मोशन जो सरफेसेस के दरमियान एक्ट करती है और रोकने की कोशिश करती है बॉल को। तो पहली चीज़ तो हो गई रगड़ की कुव्वत। दूसरी फोर्स है ग्रेविटी। ग्रेविटी मुसलसल अमल कर रही है बॉल पर, उसको जमाने की कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। ये भी एक तरह की रेजिस्टिव फोर्स है जो बॉल की मोशन में हायल है। और थर्ड और लास्ट फोर्स जो है वो है एयर फ्रिक्शन। जाहिर सी बात है बॉल मूव कर रही है तो हवा का सीना चीर कर मूव कर रही है, एयर फ्रिक्शन उस पर अमल कर रहा है। नहीं तो आप किसी बाइक पर सफ़र करें मैदानी इलाके में ज़बरदस्त रफ्तार के साथ जहाँ हवा चल रही है, तो आपको हवा के थपेड़े अपने ऊपर लगेंगे, जिसको एयर फ्रिक्शन कहा जाता है, और ऐसा लगता है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये तीन तरह की रेजिस्टिव फोर्सेज जो बॉल पर अमल कर रही होती हैं, जिसके नतीजे में बॉल स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाती है। अगर ये तीनों रेजिस्टिव फोर्सेज ना हो तो आप बॉल सेट इनटू मोशन ऑलवेज रिमेंस इन मोशन, हमेशा हालत हरकत में रहेगी। इज दैट क्लियर। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ। तो कानून जो न्यूटन का पहला कानून है, आइए इसको लिख लेते हैं। न्यूटन का जो पहला कानून है वो क्या है, और आपके सामने बयान हो गया। इसकी स्टेटमेंट ये है कि आप बॉडी एट रेस्ट दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये आप जुमला लिखते हैं। चल पहले जुमला लिख लें। दिस लॉ स्टेट्स दैट
A body at rest always, हमेशा, remains at rest or continues to move या keeps moving. Along straight line with uniform velocity unless या कंडीशन भी लगा सकते हैं, कंडीशन डेट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन द बॉडी, unless some external force, unbalanced force भी कह सकते हैं आप इसे, some external force या unbalanced force, ये लफ्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, unbalanced force acts upon the body, acts upon the body. Okay, acts upon the body. फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. तो दिस लो स्टेट डेट के बाद ये ए जो है कैपिटल होना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट होंगे और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होंगे. तो आपको दोनों एग्जाम्पल, इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बयान कर दी कि एग्जाम्पल्स के अंदर चलें लिखना. एग्जाम्पल गिवन, इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है, अ बुक lying on a table always remains at rest unless student exerts force to move it. ओके, ये पहली मिसाल हो गई. जैसा कि अभी बयान किया, किताब हालत सुकून में तो हमेशा सुकून में रहेगी. इसकी कोई दूसरी एग्जाम्पल ले लें. अब बुक वाली मिसाल हो गई, कॉमन एग्जाम्पल में बहुत सारी मिसालें ले. आप बॉल लाइंग ऑन अ ग्राउंड, एक एग्जाम्पल और लेने चले. आप बॉल लाइंग ऑन अ ग्राउंड, एक गेंद है, फुटबॉल है फर्ज कर लें, ग्राउंड पे पड़ी हुई है, तो खिलाड़ी किक नहीं लगाएगा, वो हालत सुकून में रहेगी. आ डेस्क इन द क्लासरूम, क्लासरूम में अगर कोई डेस्क मौजूद है, डेस्क तो होती क्लासरूम में, तो हमेशा हालत सुकून में रहेगी जब तक कि फोर्स ला के उसको वहाँ से डिस्प्लेस ना किया जाए. तो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. उसके बाद देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आपके सामने. यस, मेरे क्या बयान कर रहे हैं. एनलिस्ट सम कॉमन एग्जांपल ऑब्जर्वेशन डेटा आर कॉज्ड बाय प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. एनलिस्ट का मतलब लिस्ट बनाएं. कॉमन ऑब्जर्वेशन डेट आर कॉज्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. कुछ मिसालें दीजिए, कॉमन एग्जांपल दीजिए रोजमर्रा जिंदगी से जिससे इनर्शिया की वजाहत हो जाए. किसकी? देखिए, न्यूटन का जो पहला कानून है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. अब यहाँ समझने वाली बात यह कि व्हाट इज द इनर्शिया, कि इनर्शिया कहते हैं किसे. जैसा कि भी बयान किया कि कोई भी बॉडी, असल में बात यह है कि खास किस्म की मादे की खुसूसियत है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है. अब कोई बॉडी रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में, तो वो अपनी इस हालत को चेंज नहीं करना चाहती खुद से. अब कोई बॉडी रेस्ट में है तो चाहती है कि हमेशा वो रेस्ट में रहे.
और अगर वो मूव कर रही है तो हमेशा चाहती है कि वो मूव करती रहे, उसको रोका ना जाए। दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट द चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया। इसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। और यही कानून है। इसको बहुत सारी मिसालों से समझा जा सकता है। आइए हम पहले लॉ ऑफ इनर्शिया बयान करते हैं और फिर इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ कनेक्ट करेंगे कि न्यूटन का पहला कानून क्या है, और फिर वहीं पर उसकी कुछ एग्जांपल्स की वजाहत हो जाएगी। तो दोबारा आ जाइए वन नोट पर। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया, कॉमन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया, या इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी हम लिख सकते हैं। लॉ ऑफ, पहले इनर्शिया लिख लेते हैं ताकि दोनों बातें एक साथ ही हो जाए। व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया ये बयान करता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट this law said that a body wants to keep its state of rest or state of motion. This is called law of inertia। या इसको और करके आप इस तरह से लिख लें, एवरीबॉडी, हर जिस्म, रेजिस्ट, मुज़ाहिमत पेश करता है, रेजिस्ट अगेंस्ट the change of its state of rest और state of motion। दोनों बात एक ही है। कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मूव कर रही है तो मूव करना चाहती है, नहीं रुकी हुई तो वो मूव नहीं करना चाहती, अगर मूव कर रही है तो वो रुकना नहीं चाहती। यही वजह है कि इसकी हालत को तोड़ने के लिए, इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को तोड़ने के लिए या स्टेट ऑफ मोशन को तोड़ने के लिए फोर्स चाहिए। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो फोर्स के जरिए उसका इनर्शिया तोड़ देगा, मूव करने लगेगी। और अगर मूव कर रही है तो इसका इनर्शिया तोड़ने के लिए फिर फोर्स लगाएंगे, अपोजिट रिटार्डिंग फोर्स, ताकि वो रुक जाए। तो दोनों सूरतों में इनर्शिया तोड़ने के लिए फोर्स दरकार होती है। नेट क्लियर? इसकी कॉमन एग्जांपल में देख लें क्या एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। मिसाल के तौर पर चलो यहाँ पर ऐसी नोट कर लेते हैं एग्जांपल। होना तो चाहिए था यहाँ पर, हाँ ये है। यस, ये आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल है और ये अक्सर बयान की जाती है एग्जांपल। वो एग्जांपल क्या है? वो ये है, यस, चेंज स्विच नहीं हो रहा, ये हो गया स्विच। ठीक, ये आपके सामने एग्जांपल आ रही है। ये जो एग्जांपल है इसमें और तलब बात ये है कि एक गिलास है, गिलास के ऊपर एक कार्ड रखा गया जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, और इस कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज़ अ कॉइन। अब होता ये है कि कोई शख्स है जो कि इस कार्ड पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्या फोर्स, फिंगर के जरिए तेजी के साथ, ताकि यहाँ से कार्ड निकल जाए। जैसे ही कार्ड यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, सिक्का एक लम्हे के लिए जस्ट फॉर अ मोमेंट स्टे करेगा। बहुत ही आपको पता है ना, टाइम जो है मिली सेकेंड में भी मेजर किया जाता है, माइक्रो सेकेंड में भी, नैनो सेकेंड में भी। एक सेकेंड का 1000वां हिस्सा मिली सेकेंड कहलाता है, 1 सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा माइक्रो सेकेंड कहलाता है, 1 सेकेंड का अरबवां हिस्सा वो नैनो सेकेंड कहलाता है। तो ये टाइम एक्सिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिस दुनिया में। दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इस कार्डबोर्ड को निकाला जाएगा तो एक लम्हे के लिए वो रेजिस्ट करेगा अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट के खिलाफ, क्योंकि कोई किस में स्टेट ऑफ रेस्ट में। जैसी तेजी के साथ आप इसे निकालेंगे
तो क्या होगा, कोइन यहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ कि जब इस शख्स ने इस पर फोर्स लगाई कार्डबोर्ड पर, तो कोइन को भी साथ जाना चाहिए था इसके, तो क्या ऐसा हुआ? तो कोइन तो नहीं है इसके साथ। तब आप झटके के साथ यानी झटक देंगे, फोर्स लगाएंगे, सडन फोर्स, तो कार्ड तो निकल जाएगा, कोइन वहीं रहेगा, क्योंकि कोइन नहीं चाहता कि उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को तोड़ा जाए, इनर्शिया को तोड़ा जाए। यही वजह है कि ये हालत सुकून में रहना चाहता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है इनर्शिया की कि आ कोइन ऑन बोर्ड, आइए नोट की तरफ आ जाइए। एग्जाम्पल में आ कोइन on a cardboard stays even some person remove the card, ओके। तो ये एग्जाम्पल हो गई। इसकी एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अगर आपने बस में सफ़र किया है और किया होगा, लोग जो है व्हीकल में ट्रेवल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अगर बस स्टेट ऑफ रेस्ट में है और आप और ये मुसाफिर पैसेंजर्स बस में जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में खड़े हैं, जाहिर सी बात है बस रेस्ट में है तो वो भी रेस्ट में ही होंगे। फर्ज कर लें कुछ लोग बैठे हैं सीट पे, कुछ खड़े भी होते हैं, कुछ सीट नहीं मिलती। वो अगर बस का ड्राइवर अचानक सडनली एट सडन जो है तेज़ी के साथ बस को चलाना शुरू कर दे, एक्सीलेटर पे पाँव रख दे, तो क्या होगा? अगर फर्ज कर लें वो पैसेंजर जिन्होंने वो जो ऊपर वो नहीं उनके लगा होता है डंडा, अगर उसको होल्ड नहीं किया तो क्या होगा? जैसे ही वो बस एक लाख आगे की तरफ जाएगी तो वो किस तरफ गिरेंगे? पीछे की तरफ। होगा नहीं होगा ऐसा? क्यों? क्योंकि होता ये कि जैसी बस आगे चलती है तो जो पाँव वाला हिस्सा होता है, चूंकि बस के करीब है लिहाजा वो भी चल पड़ता है, लेकिन बॉडी का जो बाकी पार्ट होता है अपर पार्ट वो वहीं स्टे करने लगता है, लिहाजा आप पीछे की तरफ गिरते हैं। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी मूव करना नहीं चाहती, तो पाँव वाला हिस्सा तो जस्ट चल पड़ता है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहीं रह जाता है। यही वजह है कि पाँव आगे, ऊपर वाला पार्ट वहीं, तो पीछे की तरफ आपको एक फोर्स लगती है, आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। दिस इज इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इसी तरीके से अगर बस चल रही हो और पैसेंजर उसमें खड़े हुए हो और अचानक ड्राइवर ब्रेक लगा दे, तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा? अब जाहिर सी बात है बस की मोशन के साथ जो उसमें पैसेंजर है वो भी स्टेट ऑफ मोशन में है, और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बयान कर रहा है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो अपनी हालत की तब्दीली के खिलाफ रेजिस्टेंस पेश करेगी, यानी वो रुकना नहीं चाहती। तो यही वजह है कि जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो बस तो रुक गई, लेकिन चूंकि पैसेंजर स्टेट ऑफ मोशन में थे बस के साथ तो वो रुकना नहीं चाहते थे। यही वो तो रुकना चाहते थे बस के साथ, लेकिन वो जो उनका मैटर है, मादा है, वो नहीं रुकना चाहता था, जिसके नतीजे में वो आगे की तरफ गिर जाते। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों किस वजह से हुआ, उसका भी रीजन यही है, क्या? इनर्शिया। इज दैट क्लियर? तो एक एग्जांपल इसकी आप और ले लीजिए। एग्जांपल नंबर 2, व्हेन a bus at rest moves at sudden अचानक चल पड़े, then the standing passengers falls back due to inertia। तो इनर्शिया की वजह से जो है वो मुसाफिर कहाँ गिर जाते हैं? पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली अगर वो बस जो है वो मूव कर रही है और अचानक रुक जाए, सिमिलरली if the moving bus stops at sudden then the passengers कौन से पैसेंजर? स्टैंडिंग पैसेंजर, खड़े हुए पैसेंजर है, पैसेंजर्स
मूव्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ जो है वो मूव करने लगते हैं ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पैदा होता है कि इनर्शिया की पैमाइश किससे की जाए, और दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया को, या फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है, याद है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही बयान करता है कि बॉडी अगर मूव कर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो हमेशा हालत सुकून में रहेगी, तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी तो यही कह रहा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा पार्ट ये बयान कर रहा है कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में, हालत हरकत में, तो हमेशा अपनी हरकत को जारी रखेगी, तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी ये कह रहा है कि मूविंग बॉडी जो है हमेशा मूव करना चाहती है, रुकना नहीं चाहती। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन का जो पहला कानून है वही असल में लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। नोट, न्यूटन्स first law of motion is also known as law of inertia, law of inertia भी कहते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे ये क्या बात हो रही है। डेट क्लियर, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आगे देखते हैं। हमारे पास स्क्रीन जो है वो ये थी, अब इसको हम स्विच कर रहे हैं, हम जा रहे हैं स्क्रीन स्विच तरीके, ये था। ओके, ये आपके सामने जो है लॉज ऑफ मोशन दोबारा आ गया। तो 4 का बी पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जैसे कि आपने देखा। उसके बाद देखें आगे क्या कह रहे हैं, हाईलाइटर चेंज कर लेते हैं हम लोग। यस, डिफाइन न्यूटन्स, मजा नहीं कर रहा, इसको रेस करो भाई, ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं दोबारा बिना। डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बयान करता है? न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो असल में न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जो फोर्स है उसी को एक्सप्लेन करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को मजीद जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है न्यूटन का सेकंड। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन असल में है क्या? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी, acceleration is produced in the body. The magnitude of acceleration is directly proportional to the applied force and the direction of acceleration is same as that of the force. कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में पैदा होगा। और दूसरी बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे। द मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स द मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। कम फोर्स लगाएंगे कम, कार चल रही है अगर उसके इंजन ने कम फोर्स लगाई तो कम एक्सेलरेशन पैदा होगा, ज़्यादा फोर्स लगाई तो ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब मिसाल ऊपर कार का इंजन है तो वही फोर्स लगा के उसमें एक्सेलरेशन पैदा करता है, लेकिन बस का इंजन ज़्यादा फोर्स लगा के ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा कर सकता है। प्लेन का इंजन बस से भी ज़्यादा फोर्स लगा के उससे भी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा कर सकता है। रॉकेट का इंजन उससे भी ज़्यादा फोर्स लगा के जो है प्लेन से भी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा कर सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा फोर्स होगी एक्सेलरेशन उतने ज़्यादा पैदा होगा। यानी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि आप फोर्स कितनी लगा दें बॉडी को मूव करने के लिए। आइए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लिखते हैं। उसके बाद है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग डालें। ये कौन सा पार्ट था भाई? ये है 5 का ए पार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है।
बहुत ज़्यादा ठीक लिख रहा है मेरा ख्याल। इसको हम वो कर लें क्या, एक पॉइंट कम कर लेते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या स्टेटमेंट है भाई इस कानून की? तो इस कानून की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने आ गई है। क्या? दिस लॉ states that yes, Newton's second law of motion, the magnitude of, आसान लफ्जों में लिखते हैं, the magnitude of acceleration, देखते हैं नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, the magnitude of acceleration of a body is directly proportional to the applied force, and मेरा खाली एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, वो मिक्सिंग हो रही है, and the direction of acceleration is same as that of what? As that of force. जिस तरफ फोर्स होगी उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा, याद रखिएगा। ये कानून मुकम्मल हो गया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप? ओके, मैथमेटिकली इसको यूँ लिखा जाएगा कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अब यहाँ पे तवज्जो रहे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्ज कर लें कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, इसका मास m है और इस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ फोर्स आपने अप्लाई किया है। इस फोर्स के नतीजे में क्या होगा? जाहिर सी बात है इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये तो कर रहे हैं हम कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। इसके अलावा एक्सेलरेशन का निसार एक और चीज़ पे भी होता है, किस पर? मास पर। किस पर? मास। मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा एक पर्टिकुलर फोर्स पे। मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा एक उसी पर्टिकुलर फोर्स पे। यानी मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, गौर से देखिए, ये आपने फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई की, फिर आपने एक बड़ी बॉडी ले ली, इस पर भी फिर आपने वही फोर्स अप्लाई की, फिर आपने इससे भी बड़ी बॉडी ले ली, इस पर भी आपने उतनी फोर्स अप्लाई की। एक मिसाल ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे कि क्या बात कहना चाह रहे हैं। फर्ज कर लें आपने इस बॉडी पर 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, इस पर भी 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, इस पर भी 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। क्या सब में सेम एक्सेलरेशन पैदा होगा इस फोर्स पे? नो। जिसका मास सबसे कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसमें सबसे कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। समझ रहे हैं बात को? ये कहने का मकसद था। क्योंकि बॉडी का मास जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है एक्सेलरेशन क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब आप पॉइंट समझ गए, वो पॉइंट ये था, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। नहीं समझे बात को? किसके? मास ऑफ बॉडी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन घट जाएगा उसी एक खास फोर्स पर। ये एक रीज़न भी हम बयान करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, इक्वेशन तो नहीं है, एक्सप्रेशन है। इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर लें बाय कंबाइनिंग, मेरे साथ साथ रहिए, बाय कंबाइनिंग बोथ एक्सप्रेशंस। ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं इनको आप कंबाइन कीजिए तो देखिए क्या सूरत हाल होगी। जब आप इन्हें कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके इनको ऐसे लिखा जा सकता है, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा इसलिए आप इसे देख लें। ए प्रोपोर्शनल टू एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ठीक है, और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जब क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो वो ऊपर लिखी जाती हैं दो न्यूमरेटर्स में, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो एक न्यूमरेटर में होती है और दूसरी डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कायदा है।
साइन तो वही है प्रोपोर्शनल का, लेकिन एफ के लिए डायरेक्टली है और मास के लिए इनवर्सली है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। प्रोपोर्शनल को आप किस में चेंज करेंगे, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लगा देंगे कांस्टेंट, ये भी रूल है। प्रोपोर्शनल को जब भी इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है, एफ अपॉन एम साथ में इसके मौजूद है। अब यहाँ जो कांस्टेंट के है, हर कांस्टेंट की इक्वेशन की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट के हासिल होता है उसकी वैल्यू जब कैलकुलेट की जाती है तो 1 हासिल होती है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो यहाँ पे कांस्टेंट के की कीमत क्या होती है, 1 होती है। याद रखिए के इज इक्वल टू 1 है, ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पुट कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर तवज्जो रहे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के की जगह आ गया 1, और साथ में क्या मौजूद है, एफ अपॉन एम। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, जाहिर सी बात है। ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब देखें क्या होगा, तवज्जो रहे। यस, ये जो एम है ये उस तरफ चला जाएगा ए के पास मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा एम है, क्योंकि डिवाइड में जो रकम होती है तो मल्टीप्लाई में आ जाती है। इज इक्वल टू एफ, साइड चेंज कर, तो एफ इज इक्वल टू एम हो जाएगा। और ये बहुत ही मशहूर इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम आपके सामने आ गई। एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन की। इज दैट क्लियर? तो ये आपके सामने इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो दूसरा कानून हरकत है ये उसकी इक्वेशन कहलाती है। डेरिवेशन इसकी पूछते हैं एग्जाम में। आइए दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलें। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमने बहुत तफसील से एक्सप्लेन कर दिया और उसकी वजाहत कर दी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आपके सामने ये, फिर दोबारा वो स्क्रीन खोल लेते हैं। ये स्क्रीन, ये हो गया होगा ना, इस पर बात कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम इसको पिक कर लेते हैं। अ फोर्स ऑफ 3,400 न्यूटन। देखिए फोर्स है 3,400 न्यूटन की अमल कर रही है, अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 850 किलोग्राम। तो फोर्स है 3,400 न्यूटन और मास कितना दिया हुआ है 850। इसको बार बार मुझे स्विच करना पड़ेगा, तो देखें दोबारा 1 नोट पे आ रहे हैं। किस पर, 1 नोट पे आइए। ये आप 1 नोट पर आ गए। कौन सा क्वेश्चन है फिर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट। आपके पास बुक होगी तो आपके लिए बहुत आसानी है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। मैं दोबारा बार बार इसको स्विच कर नहीं कर सकता। ये है, फिर से देख लें। आ फोर्स ऑफ 3,400 न्यूटन, कितनी 400 न्यूटन की फोर्स। दोबारा वहीं आना पड़ेगा, डेटा बना लें। थ्री 3,400 न्यूटन की फोर्स अमल कर रही है। यस, और मास है 850 किलोग्राम। मास कितना दिया हुआ है 850 किलोग्राम। तो मास लिख लीजिए 850 किलोग्राम। फिर दोबारा वहीं जाइए, आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या मालूम करना है, यस, फाइंड द एक्सेलरेशन मालूम करें, प्रोड्यूस बाय द फोर्स। बताइए उस फोर्स ने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है, ये आपको मालूम करना है। तो ये एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करना है आपने। चलिए, फार्मूला आपके सामने ऊपर मौजूद है, इस फार्मूले को आप इस्तेमाल कर लें। दैट्स इट, डेटा तैयार हो गया। सॉल्व अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फार्मूला फोर्स का है F इज इक्वल टू एम। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। और थोड़ी बहुत मैथ तो सभी को आती है कि जो रकम मल्टीप्लाई में हो तो उस तरफ डिवाइड में चली जाती है, प्लस में हो तो माइनस हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाती है। तो देखें यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, किसकी, एक्सेलरेशन की। और यहाँ फोर्स और मास की वैल्यू ऊपर से पुट कर दें। तो फोर्स है 3,400 न्यूटन और मास है 850 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय साथ में एक्सेलरेशन। एम और ए के दरमियान मल्टीप्लाई होता है, लिखते नहीं, 850 को उधर भेज दें तो किस में चला जाएगा, पॉइंट डिवाइड में। तो 3,400 डिवाइडेड बाय 850 और यहाँ पर रह गया 8। अब इसको करना होगा डिवाइड, तो हमें चाहिए कैलकुलेटर। तो हम निकाल लेते हैं अपना कैलकुलेटर। यस, ये रहा कैलकुलेटर। और इस कैलकुलेटर में आपको क्या करना है, यस, डिवाइड करना है किसको किससे। आप भी अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। 3,400 डिवाइडेड बाय 850।
400 को 850 से डिवाइड करेंगे, दिस विल गिव यू 4। क्या हासिल हो रहा है? 4 हासिल हो रहा है। 400 डिवाइडेड बाई 850, तो एक्सेलरेशन आ गया 4 और इज इक्वल टू ए। तो अब साइड चेंज कर दो, तो ए इज इक्वल टू 4, साइड चेंज करके लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, बोलिए? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं, 4 मीटर सेकंड के ऊपर पावर -2 लगा दें, इसका मतलब भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ही है, क्वेश्चन 5 का सी पार्ट देखते हैं। किसका? क्वेश्चन 5 का सी पार्ट। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड। क्या मालूम करनी है? फोर्स बतानी है ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 किलोग्राम। बॉडी का मास दिया हुआ है 425 किलोग्राम, टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। यानी यही एक्सेलरेशन इस्तेमाल करना है जो पार्ट बी में इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए पार्ट बी में जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, याद कीजिए। पार्ट बी में जो एक्सेलरेशन है, अभी हमने निकाला है पार्ट बी में एक्सेलरेशन। पार्ट बी में एक्सेलरेशन 4 निकाला है आपने। कितना निकाला है? 4। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपने निकाला है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाउ मच फोर्स, फिर दोबारा आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि बताएं कितनी फोर्स लगेगी ऑन अ बॉडी ऑफ मास। मास चेंज कर दिया, मास कितना दे दिया? 425 किलोग्राम। अगर 425 किलोग्राम मास हो तो इस सूरत में बताइए कि कितनी फोर्स जो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी यही 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि एक्सेलरेशन वही 4 पार्ट बी वाला इस्तेमाल करना है जो कैलकुलेट हुआ, ओके। और फोर्स जो है वो मालूम करनी है और मास 425 किलोग्राम या 425 है। तो देखिए यहाँ पर फिर वन नोट की तरफ आइए। एक्सेलरेशन तो वो इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन 5 का सी पार्ट है। किसका? क्वेश्चन 5 का सी पार्ट। यस, डेटा बना लें। डेटा में देखो अभी तक लिखा हुआ है ऊपर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वही पार्ट बी वाला इस्तेमाल करना है आपने। कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो इस्तेमाल करें। और मास जो है वो मास कितना है, मास आपको बताया था, देखिए यहाँ पे मास कितना था, 425 किलोग्राम। 425 किलोग्राम। फोर 425 किलोग्राम। और मालूम क्या करना है? फोर्स। फोर्स कैलकुलेट करनी है आपको कि फोर्स कितनी अमल कर रही है। ये है सिचुएशन। तो सोल्यूशन में अब आप देखें क्या करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, यस, न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन वाला फार्मूला लगाएंगे। एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है। मास दिया हुआ है 425 और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन है 4। 425 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर लें। 425 मल्टीप्लाई बाय 4, तो दिस विल गिव यू व्हाट? 1700। 1700, यस। तो फोर्स आ गई 1700 और इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। अब मास आपने, अब देखें एक्सेलरेशन है 4, मास कितना हो गया? 425। अगर आप थोड़ा सा और करें तो जो पार्ट बी, पार्ट इससे पहले आपने किया बी, उस पार्ट बी में मास कितना था? और से देखें यहाँ पे मास कितना है? 850 किलोग्राम है। मास है 850 किलोग्राम और उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है? 4। और अब यहाँ मास क्या कर दिया आपने? 425 कर दिया, यानी मास जो है पहले के मुकाबले में कम कर दिया। तो फिर फोर्स देखें क्या होगी। तो फोर्स निकालिए 1700 मीटर। तो आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिए, ओके। तो ये आपके सामने सिचुएशन आ गई है, ठीक। अब देखें क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, ये आपके सामने आ गया। यस, क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा क्वेश्चन है? 6। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 6 में। शो द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। ये रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स
अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो ये बात तो अभी हमने डिस्कस की आपसे तफसील से, एक बार फिर देख लें। इसमें क्या कहा था, अभी हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के, या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के, या अभी भी डिस्कशन की न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन में। तो वो कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को जो है फिर से शो करें। अप्लाइड फोर्स जो आप लगाते हैं किसी बॉडी पर और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो उसको थोड़ा सा मजीद जो है उन्होंने क्वेश्चन 6 का जो है वो ए पार्ट है, क्वेश्चन 6 का ए पार्ट। आइए देखते हैं कैसे है। क्वेश्चन 6 पार्ट है, इसको ठीक ही करना पड़ेगा। यस, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फोर्स एंड, अच्छा मैंने चेंज नहीं किया था, सॉरी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ये है, ये है, ये ज़रूरी है कि आपकी निगाहों के सामने काम होना चाहिए, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के दरमियान का रिलेशनशिप। तो देखिए किस तरह से रिलेशनशिप ये मालूम करेंगे आप, थोड़ा चेंज करें, वेरिएशन लेकर आइए। यस, देखिए अभी भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी आपसे, अकॉर्डिंग टू आंसर देने वाले हैं इसका, या फ्रॉम न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कानून था, ये एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। एक्सेलरेशन जो है किसी बॉडी में पैदा होने वाला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। इसका मतलब क्या हुआ, द एक्सेलरेशन, अब ये वर्डिंग तो लिखनी पड़ेगी ना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied force, to the applied force। क्या मतलब हुआ, the more the force the more the acceleration, the less the force the less the acceleration। is that clear? इसका मतलब ये हुआ the more the force the more the acceleration, the more the acceleration is produced for fixed mass of body, for fixed mass of body। यानी आपने क्या किया, एक बॉडी का मास फिक्स कर दिया, मास अब चेंज नहीं कीजिएगा। मिसाल के तौर पर ये आपने जो है एक बॉडी ली 1 kg की, दूसरी बॉडी भी 1 kg की, तीसरी बॉडी भी 1 kg की, तीनों का मास कितना लिया, 1 किलोग्राम ले लिया। अब सब पे आपने फोर्स अप्लाई करके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। यानी फर्ज कर लें कि आपने यहाँ पे एक फोर्स लगाई, फर्ज कीजिए 10 न्यूटन की, और इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फिर आपने अब फोर्स को डबल कर दिया, फर्ज कर लें अब आपने फोर्स इस पर लगा दी 20 न्यूटन की। तो जिस रेशो के साथ फोर्स बढ़ेगी उसी रेशो के साथ एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, देखें यहाँ पर तवज्जो रहे, तो एक्सेलरेशन तो हमने फर्जी मिसाल ली है ताकि समझने में आसानी हो, 2 का डबल हो जाएगा, डेट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर फोर्स को हम मजीद इस पर दुगना कर दें, 20 न्यूटन का भी डबल कर दें इस फोर्स को, देखें क्या होगा, अगर 20 का डबल होता है 40 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो भी इसका डबल हो जाएगा, 4 का डबल क्या होगा बोले, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा कि फोर्स और एक्सेलरेशन किस तरह से वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस तनासुब के साथ, जिस रेशो के साथ फोर्स बढ़ेगी उसी रिलेशन के साथ या रेशो के साथ एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा, बट फॉर फिक्स्ड मास। अगर मास चेंज हो जाएगा तो फिर कहानी कुछ और होगी, जो हम अभी इससे पहले बयान कर चुके हैं आपको। तो मास ज़्यादा होता है तो फिर जाहिर सी बात है ख़ास फोर्स पे एक्सेलरेशन कम हो जाता है।
तो हम उस तरफ नहीं जा रहे, ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 का, ये सी पार्ट आपके सामने आ गया होगा। यस, ये रहा क्वेश्चन 6 का। हमने कौन सा पार्ट किया था, एक या बी पार्ट देख लिया। यस, दोबारा आते हैं अपने हाईलाइटर की तरफ। ये है फाइंड, ये वाला कर रहे हैं, फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी। क्या करें, एक बॉडी का मास कैलकुलेट करें विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, जिसमें 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया गया, दैट स्पीड्स अप इट टू 36 मीटर पर सेकेंड। और ये जो लफ्ज है डेट स्पीड्स अप टू 36 मीटर पर सेकेंड, अब मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी का यूनिट है, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन का मफहूम ये है कि मास आपको कैलकुलेट करना है, फोर्स है 200, नो डाउट। मास जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, याद रहे। चलो ये ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड मास। तो मास आपको कैलकुलेट, बहुत ही ज़्यादा वो हो गया, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। मास कैलकुलेट करें, जबकि फोर्स कितनी दी हुई है बोले, 200 न्यूटन की दी हुई है, डेट इट स्पीड्स अप इट टू 36 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी स्पीड को 36 मीटर पर सेकेंड कर दे। इसका मतलब है ये फाइनल स्पीड है, ये जो स्पीड दी गई है ये कौन सी स्पीड है, डेट इज फाइनल। तो अगर ये फाइनल स्पीड है 36 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ अ फाइनल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड क्या होगी या इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी डेफिनेटली। तो इसका मतलब है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है डेट मस्ट बी 0 मीटर पर सेकेंड। शायद नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ नज़र आ रहा है। तो 0 मीटर पर सेकेंड, इज डेट क्लियर। अब इनिशियल स्पीड 0, स्पीड अब होने के बाद 36 मीटर पर सेकेंड हो गई, एक सेकेंड में सारा गेम हुआ है। तो फिर एक्सेलरेशन कितना पैदा हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आप जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी जो चेंज हुई है 36 में से 0 को माइनस कर दें और टाइम 1 सेकेंड से डिवाइड कर दें, तो एक्सेलरेशन यही आ जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। तो इस तरह से होगा। तो मास कैलकुलेट करना है, फोर्स और एक्सेलरेशन। आइए इसको लेकर आते हैं अपने वन नोट पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है यस 6 का बी पार्ट है, क्वेश्चन जो है 6 का बी पार्ट। आइए वन नोट पर चेंज करें इसको, क्वेश्चन 6 का बी पार्ट। मालूम क्या करना है, मास मालूम करना है। ओके, फोर्स कितनी दी हुई थी, 200 थी मेरा ख्याल है। हाँ भाई, कितनी फोर्स थी, देखिए फोर्स थी 200 न्यूटन की, ठीक है। दोबारा वन नोट पे आ जाए, 200 न्यूटन की फोर्स थी। उसके बाद फिर दोबारा जाइए वहीं, ये रहा, फिर इनिशियल स्पीड 0 है और फाइनल स्पीड 36 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इनिशियल स्पीड 0 लिखा नहीं है, स्पीड अब से पता चल रहा है कि बड़ी है स्पीड, 0 मीटर पर सेकेंड से फाइनल स्पीड क्या हो गई 36 मीटर पर सेकेंड, 36 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके सामने सिचुएशन है मास। अब ये तो बात तय है कि हमें न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन लगाना है, इज इक्वल टू एम ए। उसमें मास चाहिए तो उसके लिए ए पता होना चाहिए, फोर्स की मान है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मालूम। क्या नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए करेंगे ये सोल्यूशन में। देखें कायदा क्या होता है, पहले आपने फार्मूला लिखा, क्या लिखा, फार्मूला किसका, या पहले एक्सेलरेशन निकाल लें, एक ही बात है, या फार्मूला लिख के पहले मास को अलग कर लें, इज इक्वल टू एम ए, ये भी एक तरीका है। तो फोर्स कितनी दी हुई देखें यहाँ पे 200, ठीक है। मास आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन दिलचस्प बात यह कि आपको ए नहीं मालूम, तो इक्वेशन 1 का नाम देके रोक दें। अब ए की तलाश में निकलना होगा, तो ए के लिए क्या करेंगे, जाहिर सी बात है वाला फार्मूला लगाएंगे, वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी टाइम, और टाइम यहाँ 1 सेकेंड होगा, डेफिनेटली 1 सेकेंड के हवाले से गुफ्तगू होगी। तो यहाँ पर रोक कर फिर आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखना है, जो ऊपर लिखा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, या डेल्टा टी लिखने की बात। तो 36 माइनस वी आई है 0 और अपॉन में टाइम है 1, तो 36 में से 0 निकालेंगे तो 36 यहाँ से हो जाएगा।
अपॉन में 1 है, किसी भी अदद को 1 से डिवाइड करें तो वही आता है, तो इट विल बी 36 मीटर पर सेकेंड यानी पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट तो ये होता है। इसको ऊपर पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट देखें क्या हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन की जगह आ गया 36 को फिर डिवाइड में भेज दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू m। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम 200 को डिवाइड करेंगे, किसको, 200 डिवाइडेड बाय, आपको शायद कैलकुलेटर स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, तो 5.55555556 आखिर में बहुत ज़्यादा, तो 5.56 लिख लें, इवन है ना आखिरी नंबर, तो मास आ गया 5.56 लिख लेते हैं। ये भी एक कहानी है राउंडिंग की, फिर कभी बात करेंगे इस पर। तो m इज इक्वल टू 5 बल्कि बात क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर पे तो बहुत तफसील से गुफ्तगू की गई है। 5.56 किलोग्राम, तो दिस इज मास ऑफ द बॉडी, ये आपके पास आंसर आ गया। इसको तो बड़ी गुफ्तगू तफसील से की है हमने, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, राउंड क्या होता है, एशिया पाकिस्तान की पता नहीं कौन कौन सी मिसालें दी गई, दोबारा वो बहुत उस पर गुफ्तगू हो चुकी है और आपने पढ़ा भी होगा, आप कैसा था ने भी आपको लेकिन जाहिर सी बात है गाइड किया होगा। ये तो बस एक लाइन होती है कि तलबा उसको देख के अगर कोई कमी है कहीं पर या कोई पॉइंट रह गया हो क्लासरूम में, तो वो हम लोग नेट से देख के कर लेते हैं बस, तो ये है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले जो हमें टाइम भी देखना पड़ेगा। टाइम हो गया है, अरे भाई 1 घंटे का टाइम होने वाला है, क्या करें बताइए, वीडियो तो बहुत लंबी है, तो इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है पहले, उसके मुताबिक फिर इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 का फिर सी पार्ट है, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी, नहीं इसको कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि वो सी पार्ट है ना, क्वेश्चन 6 का सी पार्ट, क्वेश्चन 6 का सी पार्ट, इसको मुकम्मल तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन 6 का सी पार्ट देखें, अब दोबारा स्विच कर रहा हूँ मैं 3 पर, यानी वही आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है। अब देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो तवज्जो है, हाईलाइटर उठा लेते हैं, ये रहा, क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन, बताएं क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए ऑफ द सेम बॉडी, यानी बॉडी वही है तो उसका मास अभी आपने 5.56 निकाल लिया है, बॉडी वही है जो आपने पी पार्ट में लिया। इफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन, सिर्फ आपने क्या किया, फोर्स जो है पहले 200 थी, अगर आप फोर्स चेंज कर दें 280 कर दें, तो अब बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट सुनिए, आप देखिए इस तरह से वीडियो तो लंबी होती ही होती, क्या करें फिर, बल्कि इसको चेंज करते हैं ना, किसी और कलर में लाते हैं, ग्रीन में ले आते हैं। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन, क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है ऑफ सेम बॉडी, तो सेम बॉडी तो मास तो वही होगा 5.56 जो भी आपने इस्तेमाल मालूम किया, और फोर्स चेंज कर दी उन्होंने, फोर्स पहले 200 थी, देखें यहाँ पे कितनी थी 200 न्यूटन, अब कितनी हो गई फोर्स 280 न्यूटन, अब फोर्स हो गई 280 न्यूटन। ये आपका डेटा तैयार है, बस इसको फीड करके सॉल्व कर लें, खुद कर लें, तो यहाँ देखने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए 1 नोट पर दोबारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, मास तो वही लेना, यही वाला मास लेना आपने 5.56 kg का, इसका 5.56 किलोग्राम ये मास ले लें, और फोर्स जो है पहले 200 थी, अब क्या कह रहे हैं 280 किलोग्राम हो गई, फोर्स जो है नहीं तो आप फिर देख लो 280 किलोग्राम, सही ठीक है, ओके। आइए, बड़ी हिम्मत का काम है कि आप लोग इतनी देर तक इसको देख रहे हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में फिर आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम एक्स एफ 280 और मास है 5.56 और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो 5.56 को डिवाइड में भेज दें, तो देखें क्या हो जाएगा, तब जो है 280 अपॉन 5.56 इज इक्वल टू ए। अब इस्तेमाल करना होगा कैलकुलेटर, तो 280 को डिवाइड करें, इसको
यस 280 को डिवाइड कीजिए 5.56 से 0.56 तो ये आ रहा है 50.359। साइड चेंज कर दें 359 है जो इस यहाँ पे मिटाना पड़ेगा दोबारा से 3597 ये सिलसिला चलता रहा है। अब देखिए 7 को छोड़ दें तो 9 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 जो है 5 से बड़ा है, इसको छोड़ेंगे तो 3 जो है 4 हो जाएगा। ये राउंडिंग ऑफ का एक है मामला, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 50.4 और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत याद रखिए। थैंक यू।